नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, सभी जानते हैं कि स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। जो चांदी की मुद्रा होती थी उसे रूपक कहा जाता था, और जो तांबे की मुद्रा होती थी उसे हम काकड़ी के नाम से जानते थे। किस नाम से? काकड़ी के नाम से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, दिनार। स्वर्ण मुद्रा को हम दिनार के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भीतरी अभिलेख से, एरण अभिलेख से, या जूनागढ़ अभिलेख से, या देवगांव से? या देवगांव से। तो हम सभी जानते हैं कि सती प्रथा का जो उल्लेख जो पहला साक्ष्य में मिलता है वह कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, एरण अभिलेख से। यह जो एरण अभिलेख है यह 510 ईस्वी का अभिलेख है। 510 ईस्वी का अभिलेख है, और यह भानुगुप्त का अभिलेख है। किसका है? भानुगुप्त का। जो भानुगुप्त के मित्र थे जिनका नाम था गोपराज, जिनका नाम था गोपराज, यह हूणों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। इनके मारे जाने का इस एरण अभिलेख में उल्लेख है। गोपराज के मारे जाने पर उनकी जो पत्नी थी वह सती हो गई। उसी का सबसे पहला जो अभिलेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फायान के यात्रा विवरण का नाम है? फायान के यात्रा विवरण का नाम है सीयू की, येन्तु, या फूक्यो की, या काचियन, या काचियन? तो हम सभी जानते हैं कि फाहियान का जो यात्रा विवरण है उसका नाम है फूको की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, फूको की। फूको की, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? बस्ती निधि, बयाना निधि, हाजीपुर निधि, या कोटवा निधि? या कोटवा निधि? तो गुप्त शासकों की जो गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी वह थी बयाना निधि। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बयाना निधि। यह जो बयाना निधि है यह भरतपुर के, यह राजस्थान के भरतपुर में है। राजस्थान के भरतपुर में है। इस ढेर में जो सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वह प्राप्त हुई किसकी? चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त सेकंड के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के हैं, और कुमारगुप्त के भी हैं। कुमारगुप्त के और समुद्रगुप्त के भी सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त के भी सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बयाना निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सिंचित भूमि को, या घने जंगल वाली भूमि को, या जोती हुई भूमि को? तो अपरहत किसे कहते थे? अपरहत कहते थे बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहते थे। और जो नदी से सींची जाने वाली भूमि थी उसे नदी मात्रक कहते थे। उसे क्या कहते थे? नदी मात्रक। जो नदी से सींची जाती थी उसे नदी मात्रक कहते थे। जो वर्षा जल से सींची जाती थी उसे देवमात्रक कहते थे। उसे देवमात्रक कहते थे। बंजर भूमि को ऊसर कहते थे। बंजर भूमि को ऊसर कहते थे। उपजाऊ को उर्वरा कहते थे। उपजाऊ को उर्वरा कहते थे। घास का मैदान जो था उसे हम सादवल कहते थे। उसे क्या कहते थे? सादवल कहते थे। और जो कीचड़ युक्त भूमि होती थी उसे पैकली कहते थे। उसे क्या कहते थे? पैकली। और कंकरीली जो भूमि होती थी उसे सरकरा, उसे सरकरा। रतीली भूमि को सरकरावती, उसे सरकरावती कहते थे। जो रेतीली भूमि होती थी उसे सरकरावती कहते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, बिना जोती हुई भूमि को अपरहत कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने हूण शासक मिहिर कोल को पराजित किया था? किसने हूण शासक
मिहिर कुल को पराजित किया? बुद्धगुप्त, यशोवर्मन, या शशांक, या प्रभाकर वर्धन, या प्रभाकर वर्धन। तो हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला जो शासक था उसे हम यशोधर्मन के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यशोधर्मन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यशोधर्मन। यह जो यशोधर्मन था यह औलिकर वंश का था। किस वंश का था? औलिकर वंश का। और औलिकर वंश के जो संस्थापक रहे, औलिकर वंश के जो संस्थापक रहे उनका नाम था आदित्य वर्धन। आदित्य वर्धन इनका नाम रहा। और 490 ईस्वी के आसपास इस वंश की स्थापना करते हैं आदित्य वर्धन। यशोधर्मन की जो तुलना की गई, इनकी तुलना की गई किससे? मनु से, भरत से, अलर्क से, और आपके मधानता से। मधानता से इनकी तुलना की गई। जो यशोधर्मन थे यह शिव भक्त थे, शिव भक्त थे। इनकी उपाधि थी राजाधिराज परमेश्वर। राजाधिराज परमेश्वर इनकी उपाधि थी, राजाधिराज परमेश्वर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यशोधर्मन जो हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करते हैं। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। धन्वंतरी का, भास्कराचार्य का, या चरक का, या सुश्रुत का, या सुश्रुत का। तो हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद जो शास्त्र से संबंधित है वो धन्वंतरी है, चरक है और सुश्रुत है कौन नहीं? तो भास्कराचार्य आयुर्वेद से संबंधित नहीं है, यह आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। धन्वंतरी की बात करें तो इनकी जो ग्रंथ है, जो चिकित्सा पर इनकी ग्रंथ है, उसका नाम है चिकित्सा तत्व विज्ञान तंत्र। चिकित्सा तत्व विज्ञान तत्व। वहीं चरक की बात करें तो चरक की जो ग्रंथ, चरक का जो ग्रंथ है उसे हम चरक संहिता के नाम जानते हैं, उसे हम चरक संहिता के नाम जानते हैं। सुश्रुत का सुश्रुत संहिता के नाम जानते हैं, सुश्रुत संहिता के नाम जानते हैं। और भास्कराचार्य की जो पुस्तक है उसे हम लीलावती के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लीलावती। इस लीलावती में अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और क्षेत्रमिति से जुड़े विषयों का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, यह आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? जो निम्नलिखित उपाधियां हैं इनमें से कौन सा समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? लिच्छवी दौहित्र, सर्वराजोच्छेता, या अश्वमेघ पराक्रम, या विक्रमादित्य। तो समुद्रगुप्त की जो उपाधियां हैं, लिच्छवी दौहित्र है, सर्वराजोच्छेता है, अश्वमेध पराक्रम है, परम भट्टारक है, परम भट्टारक है, और पृथ्वीव्याम प्रतिरथ है, पृथ्वीव्याम प्रतिरथ है, धर्म प्राचीर बद्ध है, धर्म प्राचीर बद्ध है, धर्म प्राचीर बद्ध। यहाँ तक कि कविराज भी है इनकी उपाधि। क्या है? कविराज। लेकिन विक्रमादित्य इनकी उपाधि नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, विक्रमादित्य इनकी उपाधि नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में इन्हें अति प्रतिरथ कहा गया। क्या कहा गया? अप्रतिरथ कहा गया। इन्हें समर सत कहा गया, समर सत कहा गया। समर सत का मतलब 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता इन्हें कहा गया। इन्हें समुद्रगुप्त को कहा गया। समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि जिसका खूबसूरत शरीर युद्ध के कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और बर्छी, तलवारों, सूलों के घावों की सुंदरता से भरा हुआ है, उसे समुद्रगुप्त कहा गया।
समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है, भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है, भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा है? तो स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख से, इलाहाबाद स्तंभ लेख से, या मंदसौर अभिलेख से, या उदयगिरी अभिलेख से, या उदयगिरी अभिलेख से? तो हम सभी जानते हैं कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इसकी जानकारी हमें मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख यूपी के गाजीपुर में है, यूपी के गाजीपुर जिले में है। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का उल्लेख है। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त का उल्लेख है। कहाँ पर? भीतरी स्तंभ लेख में। इसी में वर्णित यह भी है कि पिता की मृत्यु के बाद वंश लक्ष्मी चंचल हो गई, जिनको स्कंदगुप्त ने पुनः अपने बाहुबल से प्रतिष्ठित किया। इसी अभिलेख में है, भीतरी स्तंभ लेख में है कि पिता की मृत्यु के बाद वंश लक्ष्मी चंचल हो गई, जिसको स्कंदगुप्त ने पुनः अपने बाहुबल से प्रतिष्ठित किया। इसमें स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य का उल्लेख है, विक्रमादित्य का उल्लेख है। कहां पर? भीतरी स्तंभ लेख में। स्कंदगुप्त के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करें, अगर हम सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। किसका? स्कंदगुप्त का। यह सौराष्ट्र में है। कहां पर? सौराष्ट्र। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का आठवां भाग, या उपज का आठवां भाग, या उपज का आधा भाग? उपज का चौथा भाग, छठा भाग, आठवां भाग, या आधा भाग? हम सभी जानते हैं कि भूमि राजस्व की जो दर थी गुप्त काल में, वह थी उपज की छठवीं भाग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा गया? यह रिपीटेड क्वेश्चन है। बिना जोती हुई भूमि को अपरहत कहते थे। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहते थे। यहाँ पर अगर हम कुछ और प्रकार की भूमि की बात करें तो जैसे खिल, खिल जिसमें 3 वर्ष तक खेती न की गई उसे खिल कहते थे। अर्धखिल, अर्धखिल जहां पर 1 वर्ष से खेती न की गई उसे अर्धखिल कहते थे। वन थे जहां पर 5 वर्ष तक खेती न की गई उसे वन कहते थे। और अन्य प्रकार की भूमियां थी, जैसे क्षेत्र थे जो कृषि योग्य भूमि थी उन्हें क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु थे जो मकान निर्माण योग्य भूमि होते थे उसे वास्तु कहा जाता था, है ना। गोचर थे जिन्हें चारागाह भूमि कहा जाता था, गोचर को। अप्रदा भूमि थी जिसे विवादास्पद भूमि कहा जाता था। शतक प्रकार की भूमि थी जिस भूमि पर निजी स्वामित्व उसे शतक कहा जाता था। अग्रहार, मंदिर ब्राह्मणों को दी गई भूमि को अग्रहार कहते थे, है ना। और जिस पर बिना वर्षा की भी खेती की जा सके उसे अदैव मात्र कहा जाता था, उसे अदैव मात्र कहा जाता था। बिना वर्षा का मतलब कि नहर और कुओं से, नहर और कुओं से। अगला प्रश्न है, पृथिव्या प्रथम वीर, पृथिव्या प्रथम वीर नहीं, पृथिव्याम प्रतिरथ है। पृथिव्याम प्रतिरथ उपाधि किसकी थी? पृथिव्याम प्रतिरथ उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की, अमोघवर्ष की, या राजेंद्र प्रथम की, या गौतमी पुत्र सातकर्णी की? तो हमने अभी देखा कि पृथिव्याम प्रतिरथ उपाधि किसकी है? समुद्रगुप्त की है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपाल के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम निम्नलिखित में से कौन सा था? विषयपति, कुमार मात्म, या ऊपरी, या आयुक्तक, या आयुक्तक? तो जो प्रांतीय राज्यपाल या प्रांत को हम किस नाम से जानते थे? भुक्ति के नाम से जानते थे।
किस नाम से? भुक्ति के नाम से जानते थे। और भुक्ति का जो अधिकारी होता था उसे हम ऊपरिक के नाम से जानते थे, उसे हम ऊपरिक के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ऊपरिक को हम प्रांतीय राज्यपाल के लिए प्रयुक्त होने वाला जो पदनाम था उसे हम ऊपरिक कहते थे। विषयपति की बात करें तो विषयपति को हम जिला कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला, जिले का अधिकारी होता था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने, या समुद्रगुप्त ने, या विष्णुगुप्त ने, या विष्णुगुप्त ने? तो हम सभी जानते हैं कि गुप्त काल में जो ताम्र मुद्रा का प्रचलन करवाने वाले शासक हैं उनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 2 प्रकार के तांबे के सिक्के चलवाए। और सिक्कों की बात करें तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्कों को जारी किया था। कितने प्रकार के सिक्कों को? 6 प्रकार के सिक्कों को, जिसमें पहला था परशु प्रकार, दूसरा था व्याघ्र हनन, और तीसरा था वीणा वादन, और चौथा था गरुड़ प्रकार, और पांचवा धनुर्धारी प्रकार, और छठवां था अश्वमेध प्रकार का सिक्का। तो 6 प्रकार का सिक्का किसने चलाया? समुद्रगुप्त ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो 8 प्रकार के सिक्कों को चलाए थे। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 8 प्रकार के सिक्के जारी किए, और स्वर्ण सिक्के। गुप्त सिक्कों में सर्वाधिक सिक्कों की बात करें कि गुप्त सिक्कों में सर्वाधिक सिक्का किसने चलाया, तो कुमारगुप्त प्रथम है। कुमारगुप्त प्रथम को यह उपाधि दी जाती है कि गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा गुप्त सिक्कों को चलाने वाला शासक कौन रहे? कुमारगुप्त रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया? प्रवरसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन द्वितीय, या रुद्रसेन द्वितीय? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, रुद्रसेन द्वितीय हैं जो वाकाटक वंश के शासक रहे जो प्रभावती गुप्त से विवाह किए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राजुक का कार्य क्या था? कर संग्रहण, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, भूमि का सर्वेक्षण करना, या सैन्य कार्यों का संचालन? तो राजुक का जो कार्य था वह भूमि का सर्वेक्षण करना था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, भूमि का सर्वेक्षण करना राजुक का कार्य था। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में सबसे छोटे प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? गुप्त प्रशासन में सबसे छोटे प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? नगर, मंडल, ग्राम, या विभाग? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी उसे हम ग्राम के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ग्राम। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? धर्माधिकारी, महादंडनायक, या ऊपरिक, या सेनापति? तो न्यायिक व्यवस्था का जो प्रमुख अधिकारी था उसे हम महादंडनायक के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, महादंडनायक। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था इसका। अगला प्रश्न, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार, रूपक, मुद्रिका, या करशापण? तो चांदी के सिक्के को हम रूपक के नाम से जानते थे, अभी हमने देखा। चांदी के सिक्के को रूपक, स्वर्ण सिक्के को दिनार, है ना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भाषा साहित्य और शाही आदेशों में प्रयुक्त होती थी? संस्कृत, हिंदी, पाली, या प्राकृत? तो साहित्य और शाही आदेशों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा थी उसे हम संस्कृत के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, संस्कृत के नाम से जानते थे, संस्कृत। अगला प्रश्न, गुप्त काल के किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? समुद्रगुप्त ने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया,
या कुमारगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने, या स्कंदगुप्त ने। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक रहे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य में एक प्रकार का भूमि कर जिसे कृषकों से लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे क्या कहा जाता था? भूमि कर कहा जाता था, बलिपत्र, भाग या कर, या कर के नाम से जानते थे? तो हम सभी जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य में जो कृषकों से लिया जाने वाला भूमि था उसे हम भाग कर कहते थे, उसे हम भाग कर कहते थे। भाग कर जो था वह 1/6 भाग लिया जाता था, उत्पादन का 1/6। किसका? उत्पादन का 1/6, उत्पादन का 1/6। और जो बलि था वह क्या था? धार्मिक कर था। बलि क्या था? धार्मिक कर था। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन किस उद्देश्य से था? दास प्रथा का प्रचलन किस उद्देश्य से था? कृषि कार्य से, या सैन्य सेवा, या धार्मिक कार्य से, या न्यायिक कार्य से? तो दास प्रथा का प्रचलन किस कार्य से था? कृषि कार्य से था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, कृषि कार्य। यहाँ तक कि नारद स्मृति में 8 प्रकार के दासों का वर्णन हुआ है। 8 प्रकार के दासों का। कहाँ पर? नारद स्मृति में। नारद स्मृति में 8 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। वहीं मनु की बात करें तो मनु ने 7 प्रकार के दास की बात की है। कौटिल्य ने 9 प्रकार की, 9 प्रकार की कौटिल्य ने, और मनु ने 7 प्रकार की, मनु ने। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के साम्राज्य में कर कितने प्रकार के थे? ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के साम्राज्य में कर कितने प्रकार के थे? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 4 प्रकार के? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में जो कर था उसमें पहला जो था भाग, दूसरा था हिरण्य, और तीसरा था बलि। तो हर्षवर्धन के काल में 3 प्रकार के कर लगाए गए थे। कितने प्रकार के कर थे? 3 प्रकार के। भाग को, यह जो भाग था यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था, यह मुख्य स्रोत होता था। यह उत्पादन का 1/6 लिया जाता था। वहीं हिरण की बात करें तो हिरण जो था यह नकद कर था जो कि व्यापारियों से वसूला जाता था। वहीं बलि की बात करें तो बलि क्या था? धार्मिक कर था, यह धार्मिक कर था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 3 प्रकार के कर थे हर्षवर्धन के राज्य में। अगला प्रश्न, किसने हर्षवर्धन को दक्षिण में हराया? हर्षवर्धन को दक्षिण में किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने, कृष्णराज ने, या नागभट्ट ने, या रणगुप्त ने, या रणगुप्त ने? तो हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र जो शासक हुआ उसे हम पुलकेशिन द्वितीय के नाम से जानते थे। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, पुलकेशिन द्वितीय। यह जो युद्ध हुआ यह नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो 630 से 34 के बीच में लड़ा गया यह युद्ध। किससे? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में यह युद्ध लड़ा गया 630 से 34 के बीच में। इस युद्ध का उल्लेख ह्वेनसांग अपनी यात्रा विवरण जो उसकी सियुकी है उसमें मिलती है, और पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो कि किसके द्वारा रचित है यह? तो रवि कीर्ति के द्वारा, रवि कीर्ति के द्वारा यह रचित है एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया? हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया? तिब्बत में किया, नेपाल में किया, श्रीलंका में किया, या चीन में किया, या चीन में किया? तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था उसे चीन में करवाया। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, चीन में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो रत्नावली है, प्रज्ञाश्रमण है, संस्कृत सार है, या अमरकोश है? तो हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं जिसमें रत्नावली, नागानंद और
प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका 3 रचनाएं हैं जो नाटक हैं, ये हर्षवर्धन के हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, रत्नावली। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार में भ्रमण किया और उसके शासन का विवरण दिया? तो हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला जो विदेशी यात्री था उसे हम ह्वेनसांग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिक लोकप्रिय था? हर्षवर्धन के समय में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय था? थेरवाद, महायान, हीनयान या वज्रयान? या वज्रयान। तो हर्षवर्धन के समय में जो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय था उसे हम महायान के नाम से जानते थे, महायान के नाम से जानते थे। और ह्वेनसांग भी महायान को ही मानता था, महायान संप्रदाय को ही मानता था ह्वेनसांग भी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, महायान। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपने शाही सभा का आयोजन कहाँ किया? हर्षवर्धन ने अपने शाही सभा का आयोजन कहाँ किया? उज्जैन में, प्रयाग में, या कन्नौज में, या पाटलिपुत्र में? या पाटलिपुत्र में। तो हम सभी जानते हैं कि हर्ष के काल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित होता था, एक समारोह आयोजित होता था जिसे हम महामोक्ष परिषद कहते थे, जिसे हम महामोक्ष परिषद के नाम से जानते हैं, महामोक्ष परिषद के नाम से जानते हैं। महामोक्ष परिषद होता कहाँ था? तो प्रयाग में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, प्रयाग में होता था। अगला प्रश्न, किस धार्मिक स्थल पर हर्षवर्धन ने दान देने की परंपरा स्थापित की? किस धार्मिक स्थल पर हर्षवर्धन ने दान देने की परंपरा स्थापित की? नालंदा में, काशी में, प्रयाग में, या अयोध्या में? या अयोध्या में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, प्रयाग में। प्रयाग में हर्षवर्धन ने दान देने की परंपरा को स्थापित किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपनी कौन सी कृति भगवान बुद्ध को समर्पित की थी? हर्षवर्धन ने अपनी कौन सी कृति भगवान बुद्ध को समर्पित की थी? प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, या हर्षरित? तो हम सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन की जो कृति है प्रियदर्शिका है, नागानंद है और रत्नावली है। इसमें से कौन सी कृति थी जो भगवान बुद्ध को इन्होंने समर्पित की थी? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, नागानंद। नागानंद को भगवान बुद्ध को समर्पित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य शक्तिशाली था? गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था? चोल था, पल्लव था, चालुक्य था, या पांड्य था? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, पल्लव दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे गुप्तोत्तर काल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का राजकीय धर्म क्या था? हर्षवर्धन का राजकीय धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, या शैव धर्म? या शैव धर्म। तो हम सभी जानते हैं कि हर्षवर्धन जिस धर्म को मानता था वह था बौद्ध धर्म। तो हर्षवर्धन का राजकीय धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।